हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा खास टर्म 1 के लिए एमसीक्यू। एक ही लेक्चर में 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मालूम होगा कि इस बार सीबीएसई ने डिसाइड किया है, पूछ रहा है। और वो पहला टाइप का यानी 20 क्वेश्चन एमसीक्यू सिंपल, 5 क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो आपसे पूछेगा एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, और जो 15 क्वेश्चन और बच गए वो पूछेगा केस बेस्ड क्वेश्चन। इसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस लेक्चर में, एक सेट पूरा कंप्लीट 40 क्वेश्चन का, ताकि आपके टर्म 1 में जो पूछे जा रहे हैं हर तरह के क्वेश्चन एक बार आपके दिमाग से गुजर जाए। क्वेश्चन क्या आ रहा है कोई नहीं जानता है, लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एमसीक्यू वो हम लोग लेने जा रहे हैं और इसे ख़त्म भी करेंगे। तो बी केयरफुल होकर, बी पेशेंस रख के आप सारे क्वेश्चन को ज़रूर एक बार देखें, घबराए नहीं, दूसरा वीडियोज़ ना देखने लगें, पूरी कंप्लीट वीडियोस को देखें ताकि आपका मार्क्स बहुत अच्छा है। और यही मेरी शुभकामना भी है कि आप जितना क्वेश्चन करें वो सही करके आएँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि द रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where q not equal to 0 and q is the positive integer, है ना, which represented 0.134 बार। तो आपको क्या करना होगा, x को मान लेना होगा 0.134 बार, ठीक है। ऑप्शन आप देख रहे होंगे, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। बोला गया है कि ये जो नंबर है 0.134 के ऊपर जो बार है वो किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका होता है उसे अगर आप समझ जाओगे तो हर तरह का क्वेश्चन इस तरह का सारा कर सकते हो। और हम बताए हैं आपको पहले भी कि ये सारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिए जा रहे हैं एमसीक्यू, वो हर तरह का ये पैटर्न लिया जाएगा इस वीडियोस में, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चंस का पैटर्न लिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। यहाँ पे 3 4 के ऊपर बार है और आपको बताया भी है उन्होंने कि इसका मतलब 3 4 3 4 3 4 3 4 रिपीट कर रहा है, ठीक है, दैट इज करके। तो आप क्या कर लो, x बराबर सबसे पहले उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो, 3 4 3 4 3 4 3 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे एक बात गौर करने योग्य है, यहाँ पे क्या होता है कि कभी 10 से मल्टीप्लाई करने से काम बन जाता है, तो कभी आपको 10 से मल्टीप्लाई करने से काम नहीं बनेगा, 10 से 100 से करना पड़ेगा, या कभी 1000 से करना पड़ेगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज ऑफ 3 4 दो नंबर पर बार लगा हुआ था। तो हम क्या कर देते हैं, इसमें हम दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 इंटू एक्स बनाने का तरीका सीख लो, पॉइंट 2 अंक शिफ्ट हो जाएगा जब 100 से गुना करोगे। तो ये 13.43 43 43 43 एंड सो ऑन, यानी कि 3 4 3 4 रिपीट कर रहा था, 3 4 3 4 3 4 एंड सो ऑन, डॉट डॉट चलता जाएगा। अब क्या करना होता है, आपको इसमें से इसको घटाना होता है, इस दूसरे में से पहले को घटाना होता है। तो पहले को नीचे रख लो एक्स करके ऐसे, और पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 3, फिर है ना 4 3 4 3 4 3 4 एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट, इसमें भी चलता जाएगा क्योंकि इसमें डॉट डॉट है। अब इसको घटाना है आपको, तो 100x में से x घटाओगे तो 99x बचेगा, 99। और ये देखो 4 में से 4 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 4 में 4 गया 0, 3 में से 3 गया 0, सब 0 हो जाएगा यहाँ तक, और यहाँ तक भी 0 हो जाएगा, सारी कहानी जीरोज हो जाएंगी। क्या बचेगा, बस 4 में से गया आपका 3, और ये बचेगा 3, और ये बचेगा 1 पॉइंट आपका यहाँ पे बचेगा, ठीक है ना, घटा रहे हैं आप। तो यानी कि आपका फाइनली 99x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13.3, इसको भूल जाओ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13.3 अपॉन 99। अब पॉइंट को हटाने के लिए आपको भी पता है क्या करते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। तो ये जो है आपका 133 अपॉन 990, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, है ना, 133 अपॉन 990। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए अब स्क्रीन पे आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज 117, देयर एलसीएम शुड बी 1 118 इक्वल टू देयर एचसीएफ एंड लाइज बिटवीन 115 टू 120, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज 117, यानी कि जो 170 दिया हुआ है वो 2 को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट दिया गया है। तो अगर 2 को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट दिया है तो निश्चित रूप से इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज करते हैं, 3 3 जा क्या 9, क्या बचा आपका 2 और 7, 3 9 जा, है ना 27। अब फिर 3 से ले जाएंगे तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, यानी कि आपका फैक्टर आया 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1 भी लिख सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उनका जो 2 को प्राइम नंबर मल्टीप्लाई किया गया था वो दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो
अब सोचो कि इसमें को प्राइम नंबर कौन कौन बन सकते हैं। एक बनेगा, अगर 9 लेते हो तो एक 13 लोगे। अब कहोगे सर 9 तो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर में और को प्राइम नंबर में अंतर होता है। को प्राइम का मतलब दो ऐसे नंबर जो आपस में नहीं कटे, जैसे 9 है और 13 है, एक दूसरे से थोड़ी कट सकते हैं, या कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को एक साथ काट सकते हैं, तो इसे हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज़ 117, तो उसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो अगर को प्राइम नंबर होता है ना, याद रखना हमेशा, अगर को प्राइम नंबर होता है ना तो एक दूसरे से तो कटेगा नहीं कभी। तो जब इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, तो अब एलसीएम ले जाओगे तो कटेगा तो नहीं है। तो जब नहीं कटेगा तो आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 9 × 13, यानी कि आंसर तुम्हारा 117 ही आएगा, क्योंकि 9 × 13 का ही ये था एक्सपेंडेशन। तो 117 इसका एलसीएम होगा। अब तुम ऑप्शन देख रहे होगे तो ए ऑप्शन तो नहीं है, 118 भी नहीं है, इक्वल टू दियर एचसीएफ। इन दोनों का अगर एचसीएफ निकाला जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ तो 1 होगा। ऐसा कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है? नहीं, तो एचसीएफ 1 होगा, तो ये भी गलत है। इनका एचसीएफ 1 होगा, जबकि इन्होंने दिया है कि इसका एचसीएफ जो है उसके एलसीएम के बराबर होगा। तो आपका डी ऑप्शन बच जाता है, लाइज बिटवीन 115 एंड 120, क्योंकि 117 जो है 115 और 120 के बीच में लाई करता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मेरे मौला है बुराई से दूर रखना मुझको। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है जरा समझिएगा। कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 40 सेंटीमीटर। एक चक्का है, उसका डायमीटर जो है वो तुम्हारा 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस उसकी आधी होती है, तो 40 सेंटीमीटर का आधा हो गया 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इट विल मेक इन द कवरिंग 176 मीटर। अगर ये व्हील जो है, अगर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई व्हील इज 176 मीटर, तो बताओ कि ये चक्का कितना रिवोल्यूशन करेगा, कितनी बार घूमेगा। एक्चुअली होते क्या है, जब हमारी गाड़ी चलती है तो चक्का घूमता है, तो जब चक्का घूमता है तो एक व्हील जो है अगर 176 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो कितनी बार वो घूमा होगा। कितनी बार घूमा होगा मतलब क्या हुआ इसका, जैसे देखो यहाँ एयर लेने वाला हवा होता है ना, तो अगर ये फिर से, अगर कभी कभी देखते होगे कि हवा का पॉइंट नहीं होता है, तो जो हवा डालने वाला होता है वो बोलता है कि आप थोड़ा सा आगे गाड़ी बढ़ाइए, पीछे करिए। वो क्यों बोलता है? ताकि वो चक्का फिर से उसके पास आ जाए। तो मान लो एक बार यहाँ पे एकदम ज़मीन पे तुम्हारा ये हवा लेने वाला पॉइंट है। अब हम एक कंप्लीट रिवोल्यूशन तब बोलेंगे जब फिर से ये एक चक्का जब घूमे, ट्रेवलिंग करे, और फिर से वो हवा लेने वाला यहाँ आ जाए। उससे क्या होगा कि हम बोलेंगे कि एक चक्का पूरी तरह से एक बार घूम गया। तो जब चक्का पूरी तरह से एक बार कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता होगा, सोच के देखो कितना करता होगा, अपने सरकमफरेंस के बराबर। क्योंकि ये चक्का अपना जितना सरकमफरेंस है वही ना डिस्टेंस से आगे गया, तो ये जो डिस्टेंस होता है वो एक सरकमफरेंस के बराबर होता है। और जब एक सरकमफरेंस अपना 2πr होता है सर्कल का सरकमफरेंस 2πr, तो जब 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो एक रिवोल्यूशन माना जाता है कि एक रिवोल्यूशन चक्का ने किया है। तो इसका मतलब आप लिखोगे कि 2πr सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस आपको सेंटीमीटर में दिया गया है, तो 2πr भी सेंटीमीटर में आएगा। तो 2πr डिस्टेंस जब ट्रेवल करता है तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, कंप्लीटेड। तो आपको इतना डिस्टेंस नहीं चलाना है, आपको 176 मीटर चलाना है। तो मीटर को पहले सेंटीमीटर में बदल लो, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। तो 176 मीटर को क्या लिख देंगे हम, 00 से मल्टीप्लाई कर दो ना 100 से, तो सेंटीमीटर में कवर हो गया। तो इतना डिस्टेंस अगर चलेगा तो कितना होगा, तो आप यूनिटरी मेथड लगा लो कि 1 सेंटीमीटर चलेगा तो क्या रिवोल्यूशन का कुछ पार्ट करेगा, और वो होगा 1/2πr, क्योंकि यूनिटरी मेथड में डिनोमिनेटर में चला जाता है। इतना रिवोल्यूशन करेगा, कंप्लीट करेगा। तो 1 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 17,600, तो 17,600 सेंटीमीटर अगर ट्रेवल करेगा तो 1/2πr और इंटू 17,600 होगा। ठीक है ना। तो फाइनली अब आपको क्या करना है, इस वैल्यूज़ को रखना है और कैलकुलेट करना है। तो 1/2πr है, मतलब 1/2 पाई का वैल्यू आपका 22/7 होता है। तो जो डिनोमिनेटर वाला 7 है 22/7 वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि नीचे में है ना पाई, और रेडियस भी नीचे में है। तो रेडियस तुम्हारा सर्कल का दिया हुआ है कितना, 40 सेंटीमीटर का आधा 20 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर ये हो गया, और ये हो गया 17,600 सेंटीमीटर। अब सब काटना है आपको, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले ये 0 से 0 काट दो, 2 से भी कटेगा, 2 से भी काट दो, 2 8 16, 1 और 6, 2 8 16, फिर 0, फिर यहाँ भी 2 से कट रहा है, कितना बार में, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 1 0, फिर 22 में गुना होगा 2 का, 22 दूना 44, ये 20 हुआ, और ये 7 बचा हुआ है, तो 7 दूना के 140 रिवोल्यूशन वो चक्का ट्रेवल करेगा, मतलब रोटेट करेगा
यदि इतनी डिस्टेंस उसे ट्रेवल करनी है। तो शायद ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्टील वायर व्हेन बेंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर इनक्लोज एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेम वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, द एरिया ऑफ द सर्कल इज। देखो, एक स्टील का वायर है, जब उसे बेंड किया जा रहा है ना, व्हेन बेंड द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर के रूप में अगर उसे बनाया जाता है तो उसकी एरिया जो होती है वो दी गई है हमें कितनी, तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी वायर से एक सर्कल बनाया गया, इसी जैसे हमने वायर था स्टील का, इस बार एक स्क्वायर बनाया, एक बार हमने क्या बना दिया, उसे बना दिया हम एक बार सर्कल। और इस सर्कल का एरिया तब क्या होगा, अगर इसी वायर से इसी सर्कल को बनाया गया है, इसकी एरिया क्या है। तो भाई ये स्क्वायर है ना, तो इसकी साइड ए होगी। सबसे पहले हमको सर्कल का एरिया निकालने के लिए सर्कल का रेडियस पता करना पड़ेगा, और रेडियस हमें नहीं पता है, तो रेडियस कैसे पता करेंगे, यही क्वेश्चन है हमारा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे कि जो हमारा स्क्वायर होता है उसका एरिया का फार्मूला होता है साइड स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। 121 हुआ तो ए का वैल्यू हो गया √121, और ये होता है 11 गुना 11, यानी कि बाहर आ जाएगा 11। तो साइड अगर 11 आ गया तो हम अगर इसका पेरीमीटर पूछें, यानी कि टोटल तार की लंबाई की वैल्यूज़ पूछें, तो वो हो जाएगा 4 इंटू साइड, है ना। वायर लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, 11 चौके 44, क्योंकि 4 इंटू साइड होता है, तो ये 44 सेंटीमीटर का वायर है। अब जरा बताओ कि इस सर्कल को इसी तार से न बनाया गया है, तो जब इसी तार से बनाया गया होगा, सोच के देखो, तो इसकी सरकमफरेंस और इसकी सरकमफरेंस बराबर होगी, यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो सर्कल का जो सरकमफरेंस होता है वो 2πr होता है, जो कि 44 के बराबर होगा। समझ रहे बात को, क्यों हुआ बराबर, क्योंकि सर्कल का सरकमफरेंस और उसी वायर से स्क्वायर भी बनाया गया था, उसी वायर से सर्कल भी बनाया गया था। अब तुम क्या करो, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 22/7 रख दो, और रेडियस हो गया इनटू में, और ये हो गया बराबर में 44। अब 22 दूना के 44, यहाँ से 44 एक बार में कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रेडियस बराबर 7 आ गया। अब रेडियस आ गया तो हमको सर्कल का एरिया निकालना है, तो πr², यानी कि 22/7, और रेडियस हो गई 7, तो 7 इंटू 7, है ना, 7 का स्क्वायर होता है, ये कट गया तो 7 दूना के 14, और 7 दूना के 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सोचो, सेम ही तार था, अगर स्क्वायर के रूप में बना है तो एरिया 121 सेंटीमीटर हुआ स्क्वायर, जबकि उसी वायर से हमने सर्कल बनाया तो एरिया हमारा ज़्यादा हो गया। तो याद रखना, भले तार की लंबाई सेम हो, लेकिन अगर डिफरेंट फिगर बनाया जाएगा तो उसकी एरियाज डिफरेंट हो सकती है। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो उसमें बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशन 3x - y + 8 = 0 एंड 6x - ky = -16 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन्स। तो याद होना चाहिए आपको कोइंसिडेंट लाइन की कहानी। अगर एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर अगर ओवरलैप हो जाती है तो हम उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और इस कहानी में कॉन्सेप्ट होता है आपका a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यही कॉन्सेप्ट होती है। अब a1 a2 b1 b2 ये लिखने के लिए सबसे पहले इक्वेशन पे भी ध्यान देना पड़ता है। इक्वेशन का दोनों कांस्टेंट या तो LHS में रहे या दोनों RHS में रहे, तभी हम ये लगाते हैं। इसमें एक कांस्टेंट तो LHS में है, जबकि एक कांस्टेंट -16 RHS में है, तो सबसे पहले इसको भी हम लोग LHS में कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, -16 को LHS में भेजेंगे तो +16 = 0। अब दोनों का RHS 0 हो गया, इसका और इसका। अब इसमें आपको लगा देना है a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो वो कंडीशन आ जाएगा, के का वैल्यू आ जाएगा, जिसके चलते वो कोइंसिडेंट सॉल्यूशन देगा या कोइंसिडेंट लाइन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे a1/a2 क्या हो जाएगा, 3/6 = यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है y का -1, यहाँ कोफिशिएंट क्या है -k, और यहाँ कोफिशिएंट क्या है आपका 8, और यहाँ कोफिशिएंट क्या है 16, है ना। ये a1/a2 b1/b2 c1/c2। अब 3 × 3 3 दूना के 6, 8 × 8 दूना 16, ये दोनों तो बराबर ही है, ये माइनस माइनस कट गया। अब इस दोनों को सॉल्व कर लो, तो 1/2 बराबर 1/k, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k बराबर 2, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ऑफ k = 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 इफ 27 इज एडेड टू इट द डिजिट ऑफ द नंबर गेट रिवर्स द नंबर इज। देखो इस तरह के क्वेश्चन में अगर ऑप्शन दिया रहता है ना 4 आपके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं। कैसे, इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर, यही ना 2 डिजिट नंबर है,
कह रहा है कि इनके अंकों की संख्या को जोड़ा जाए, यानी इन संख्या के अंकों को जोड़ा जाए तो वो आना चाहिए कितना, 9। बोला है ना, इन सम ऑफ डिजिट ऑफ द टू नंबर 9। तो सबसे पहले तो ऑप्शन ये रिजेक्ट हो जाएगा, 5 2 7 नहीं हो सकता है क्योंकि 9 नहीं आएगा, 7 आएगा। अब 7 2 9, 6 3 9, 3 6 9, ये तीनों का तीनों ऑप्शन अभी प्रेफर है हमारे लिए। तो सेकेंड कंडीशन पढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ़ 27 इज एडेड टू इट, मतलब जो नंबर आपके पास है अगर उसमें अगर आप 27 जोड़ते हो तो नंबर का जो कहानी है वो रिवर्स हो जा रहा है। तो ज़रा सोचो कि 72 में अगर तुम 27 जोड़ोगे तो क्या रिवर्स होगा, जोड़ के देखा जाए तो 7 और 2 9 होगा और 7 2 9 होगा। तो 27 जोड़ें तो क्या ये जो नंबर पहले तुम 72 सोचे थे क्या वो रिवर्स हुआ, नहीं हुआ ना। रिवर्स का मतलब क्या 27 बन जाए, तो ये 72 भी गलत है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। 63 में अगर हम 27 जोड़ते हैं तो अंक रिवर्स हो जाना चाहिए, मतलब 63 का आना चाहिए क्या आंसर 36। देखा जाए तो 6 और 3 9 हुआ और 6 और 2 8 हुआ, ये 89 हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब आ जाते हैं डी ऑप्शन पे कि अगर नंबर हम 36 सोचते हैं मन में तो इसमें 27 जोड़ेंगे तो ये रिवर्स हो जाना चाहिए, यानी कि ये जोड़ने के बाद 63 आ जाना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा बिल्कुल, क्योंकि अभी नहीं तो लास्ट ऑप्शन है। तो 7 6 13 और 3 2 5 1 6, ठीक है। तो ये ऑप्शन में क्या था कि अगर आप 6 और 3 को जोड़ोगे तो 9 भी आएगा और 36 में अगर 27 जोड़ोगे तो ये 63 बन जाएगा। तो अंकों में वो 27 जोड़ने पे अंक रिवर्स हो जाना चाहिए। तो यही ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप 7 नंबर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो या मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इसको अगर बनाने लगो तो ना लंबा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखना चुटकी में आंसर आएगा। आपसे क्या दिया है और क्या पूछा है, आपको दिया है कि tan थीटा बराबर x sin फाई अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस फाई और tan फाई इज इक्वल टू x sin थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और पूछा है कि तो x बटे वाई का वैल्यू क्या होगा। और 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे, sin फाई अपॉन साइन थीटा अपॉन साइन फाई एंड सो ऑन, कुछ भी और भी है, सी और डी आपको दिखाई दे ही रहा है। तो फाइनली अगर आपको x बटे वाई निकालना है तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सॉरी ये y है आपका, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पे y है आपका, ठीक है। तो आपको x बटे वाई आपको निकालना है। अगर सोच के देखो, अगर आपको x बटे वाई निकालना है तो x को एक तरफ करो पहले और y को एक तरफ करो। उसके लिए क्या करना होगा, इस इक्वेशन में पहले इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, tan थीटा माइनस एक्स इंटू कॉस फाई इंटू टेन थीटा, और RHS में तुम्हारा x साइन फाई। अब x को एक तरफ कर दो तो सारा x को आप RHS में भेज दो, तो यहाँ क्या बचेगा टेन थीटा और बराबर के उधर x कॉस फाइव इंटू टेन थीटा, और ये प्लस में ही पहले से इधर ही है क्योंकि ये पहले से इधर ही है, ये होगा। अब इसमें x कॉमन ले लो आप, तो x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा कॉस फाइव इंटू टेन थीटा और प्लस x तो कॉमन हो चुका है तो यहाँ बचेगा साइन फाइव, ठीक है ना। तो ये हो गया टेन थीटा के बराबर। तो अगर x निकालना है तो इसको LHS में भेजना होगा, यानी कि ये इनटू में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा डायरेक्ट टेन थीटा अपॉन कॉस फाइव इंटू टेन थीटा प्लस साइन फाइव। यहाँ तक समझ में आई होगी। उसी तरह से अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो देखो ज़रा हुआ क्या, ऊपर में टेन थीटा आया, नीचे में कॉस, चलो लिख देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। वैसे सिमिलरली अगर आप कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो y का वैल्यू जो है वो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसी तरह से y को RHS में भेज के प्लस में लिखोगे, फिर y कॉमन आएगा तो y बराबर लिख दोगे आप क्या, तो y बराबर टेन फाइव लिखोगे आप देखना करके आएगा। और नीचे में जो है तुम्हारा वो होगा उल्टा हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये कॉस फाइव है ना, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू टेन फाइव, ठीक है, और प्लस में साइन फाइव की जगह पे साइन थीटा हो जाएगा। तो आप करके देखना, यही रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है ना। आई होप कि नीचे भी आप देख पा रहे हो। चलो तो x और y दोनों आ गया। अब अगर हमको x बटे y चाहिए तो दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो दोनों को यहीं पे डिवाइड भी कर दो, तो x बटे y आ गया। अब डिवाइड करते हैं तो अगर 4 नंबर होता है तो पहला का लास्ट में मल्टीप्लाई होता है ना, आप करने जानते हो अच्छे से, पहले के चौथे में मल्टीप्लाई और दूसरे का तीसरे में मल्टीप्लाई होता है। तो जो रिजल्ट आएगा ज़रा हम उसे लिखते हैं, इरेज करके आप इतना प्रिंट कर सकते हैं अभी। चलिए तो अब x बटे वाई के लिए क्या कर लोगे, x बटे वाई इज इक्वल टू टेन थीटा के डिवाइड में कौन आएगा, टेन फाइव आएगा, ठीक है। ये वाला नंबर ऊपर जाएगा, ये नीचे ही रहेगा। तो ये कितना है, कॉस थीटा टेन फाइव और
प्लस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा, है ना। और इसके डिवाइड में जाएगा हमारा ये कॉस फाई और इंटू टेन थीटा प्लस साइन फाई। अब करना क्या है तुम्हें, अब करना है क्या तुम्हें कि ये टेन फाई को आप क्या लिख सकते हो, टेन फाई को लिख सकते हो साइन फाई बाई, यहाँ पे हम लिख देते हैं टेन फाई को आप लिख सकते हो साइन फाई बाई कॉस फाई। उसी तरह से आप अगर ज़रूरत पड़ेगा तो टेन अगर थीटा रहेगा तो बस यहाँ फाई की जगह पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे रखो और देखो क्या होगा, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। टेन थीटा अपॉन ये गलती लिखे हम, टेन फाई होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया टेन ऑफ फाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा ब्रैकेट में, समझना, यहाँ पे होगा कॉस थीटा इंटू साइन फाई अपॉन कॉस फाई और प्लस साइन का थीटा बाई 1 लिख के एलसीएम लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में आपका ये कॉस फाई रहेगा और ये टेन थीटा को आप लिख दोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और बीच में प्लस और ये साइन फाई अपॉन 1 रहेगा। यहाँ भी एलसीएम लोगे आप, ऊपर का एलसीएम आएगा कॉस फाई, नीचे का एलसीएम आएगा कॉस थीटा। तो जब कॉस फाई एलसीएम आएगा आपका तो कितना हो जाएगा रिजल्ट, टेन थीटा के इंटू में देखो ये क्या आएगा, ये आप एलसीएम लोगे तो ये दोनों का एलसीएम क्या आएगा कॉस फाई, है ना। तो ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन फाई प्लस फिर कॉस फाई का मल्टीप्लाई साइन थीटा में होगा, यानी कि कॉस फाई इंटू साइन थीटा। कहानी खत्म। अब डिनोमिनेटर की कहानी देखो, यहाँ पे टेन फाई रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ये क्या होगा, आप एलसीएम लोगे तो नीचे का एलसीएम हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा और इसका सिंपल रहेगा कॉस ऑफ फाई और साइन ऑफ थीटा, फिर प्लस यहाँ पे कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ फाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम्हें कटता हुआ नजर आएगा, कॉस थीटा साइन फाई है, कॉस थीटा साइन फाई है, कॉस फाई साइन थीटा है, कॉस फाई साइन थीटा है। तो ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कट जाएगा। अब ये मत कर देना कॉस फाई और कॉस थीटा, बिकॉज ऑफ इसमें फाई है इसमें थीटा है तो अलग है ना एंगल, तो ये नहीं कट सकता है। तो फाइनली रिजल्ट क्या आया तुम्हारा, देख लो ध्यान से, क्योंकि इसके बाद तो आंसर होने वाला है इस स्टेप में। फाइनली तुम्हारा क्या आया, आया हुआ है टेन ऑफ थीटा अपॉन टेन ऑफ फाई और ये नीचे है कॉस ऑफ फाई और ये ऊपर जाएगा कॉस ऑफ थीटा। अब जरा देखो कि टेन थीटा को तुम मन में क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा डिनोमिनेटर में कॉस थीटा को काट लेगा, यानी ऊपर बचेगा आपका साइन ऑफ थीटा। फिर नीचे देखो ये टेन फाई को लिखोगे साइन फाई बाई कॉस फाई, तो कॉस फाई से कॉस फाई कट जाएगा यहाँ से, तो ये बचेगा साइन ऑफ फाई, यानी कि साइन का थीटा और साइन का फाई, है ना। साइन का थीटा अपॉन साइन का फाई ऑप्शन होगा, जो कि आपका ऑप्शन है कौन सा, आई होप कि बी ऑप्शन नंबर है, साइन थीटा अपॉन साइन फाई, साइन थीटा अपॉन साइन फाई। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है कि इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एल, इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एल एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम, देन एल स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू वो। ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन भी बहुत बढ़िया है, 0 1 2 3। तो अगर आपको एल का वैल्यू दिया, एम का वैल्यू दिया, इन दोनों वैल्यू से आपको ये वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले क्या करो ना कि एल को थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है उसको सिंप्लीफाई करो। तो तुम एल बराबर क्या लिख सकते हो, ये कॉस एक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हो और माइनस साइन थीटा को साइन थीटा रहने दो बाई 1 कर लो। तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा तुम्हारा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि एल का वैल्यू तुम्हारा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। उसी तरह से जब तुम्हें एम का वैल्यू निकालना होगा तो एम के लिए क्या करोगे कि इस सेक थीटा को लिखोगे 1 बाई कॉस थीटा और माइनस फिर कॉस थीटा और बाई 1। तो इसमें अगर एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ऊपर हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा एम का। तो फाइनली आपको एल और एम को सिंप्लीफाई करके छोटा करना था और वो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, वो हम लोग कर चुके हैं, आप याद रखिएगा वैल्यूज़ को। तो एम का जो एल और एम का अजीब सा वैल्यू दिख रहा था, अब आपको फ्रेश वैल्यू दिख रहा होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और एम का साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। अब जब इसका वैल्यूज़ निकालना है तो सबसे पहले तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा या फिर डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ प्लग इन करिए। तो एल स्क्वायर का मतलब हुआ इसका स्क्वायर, अगर इस पर स्क्वायर दोगे तो इस पर स्क्वायर करना होगा, तो ये पहले से स्क्वायर तो पावर 4 हो जाएगा।
और साइन का थीटा है तो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि एल का स्क्वायर करना था। अब इनटू एम का स्क्वायर करना है, तो एम आपका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, उसका स्क्वायर करोगे तो साइन का पावर 4 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ब्रैकेट में तुम्हारा क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3, तो एल स्क्वायर का मतलब यही ना, इसी का ना स्क्वायर, और बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम स्क्वायर का मतलब क्या करोगे, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर यानी कि 4 और बाई कॉस स्क्वायर थीटा और फिर प्लस में 3, ठीक है, प्लस में 3, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3। अब देखो क्या होगा, ये पावर 4 है, यहाँ स्क्वायर है, ये कटेगा ना, -2 कर देगा, 2 घट जाएगा, फिर ये इससे कटेगा तो ये -2 करेगा, यानी कि आपका बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे आपको एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस का पावर 6 थीटा प्लस साइन का पावर 6 थीटा और प्लस 3 और इसका गुना होगा, तो 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कहानी तो इससे कट गई। अब ये वैल्यू जो दिख रहा है तुम्हें अजीब सा, वो सिंप्लीफाई होके वो ऑप्शन जो चारों दिए हैं उसमें से कोई ना कोई हो जाएगा। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आप दिमाग यूज कीजिए, ठीक है। और वो क्या है कि आप यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फार्मूला यूज कर लें, आप इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फार्मूला यूज कर लें। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला आपका क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है आपका ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पे ए क्यू बनाने के लिए आपको इसको क्या करना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस इसको क्या करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, तभी तो पावर आएगा ना, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6। और इसे आप रहने दें, 3 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को रहने दें। चलिए पहले लिख लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे अगर ए क्यू प्लस बी क्यू पे आप तोड़ेंगे तो ए को याद रखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा है और बी को याद रखिएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना। तो क्या होगा फाइनली, ए प्लस बी। तो ज़रा सा हम जगह लेते हैं, मिटाते हैं। चलिए, तो अब हमने क्या बोला कि ये हमारा ए क्यूब का काम करेगा और ये हमारा बी का क्यूब का काम करेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना ये है कि ए तुम किसको मान रहे हो, कॉस स्क्वायर थीटा को मान रहे हो, और बी किसको मान रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा को मान रहे हो, ठीक है। तो आपका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब ए का नाम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी का नाम साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया ए प्लस बी। फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का नाम कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसका स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर पे स्क्वायर करोगे तो कॉस का, चलो लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। और फिर आपका होता है माइनस ए बी। क्या होता है आपका, माइनस ए बी। तो किया जाए तो माइनस का ए बी का मतलब क्या हुआ, ए बी का मतलब क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, ये तो अभी तुम यहाँ से यहाँ तक ही ना वैल्यू लिखे, ए क्यू प्लस बी क्यू का ही ना, ये तो बचा हुआ है। तो -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में लिखोगे तो ये माइनस के साथ कैलकुलेट भी तो होगा, चलो लिख दो, +3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आसान हो गया क्वेश्चन, कैसे देखना, ये तो 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो ये क्या हुआ आपका, तो ये हुआ कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और इसे देखो अगर तो ये 1 है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये 3 गो है, तो 2 गो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा सोचो कि ये किस चीज़ का होल स्क्वायर है, तो तुम कह सकते हो कि ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ही तो है, तभी तो इसका ए स्क्वायर हुआ है, फिर बी स्क्वायर हुआ है, फिर 2ab में 2 इंटू कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हुआ है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप पढ़े होगे 1 होता है, तो फिर 1 का स्क्वायर करोगे यानी कि आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये तुम समझे होगे, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट शुरू करते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि इन द फैक्टर ट्री ऑफ द कंपोजिट नंबर x इज, ये एक कंपोजिट नंबर x है जिसका फैक्टर ट्री दिया गया है, मतलब फैक्टराइज किया गया है, तो आपको बताना है कि वो फाइनली x क्या था। और 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, ऑप्शन नंबर ए इज़ द 140, ऑप्शन नंबर बी इज़ 30, ऑप्शन नंबर सी इज़ 150 एंड नन ऑफ दिस। टेंशन नहीं लेना है, अगर ये x का फैक्टर ट्री है
तो यहाँ पे देखो नीचे से शुरू करो, 2 और 3 का इधर फैक्टर है तो ये 3 दूना के 6 लिखोगे तभी तो 2 और 3 आएगा। फिर अगर यहाँ का जो नंबर है इन दोनों का फैक्टर ये है तो 6 5 30 यहाँ होगा, ठीक है। अब फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 3 5 15 यानी कि 150। एक्स का वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा 150, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है आपका कह रहा है कि इन द गिवन फिगर सेक्टर ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर एंड 1.75 सेंटीमीटर आर शोन इन द फिगर, है ना। देन द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन इज। देखो हुआ क्या है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक सर्कल है, एक दूसरा सर्कल है और सेंटर पे एंगल बना रहा है 30 डिग्री। क्या डिग्री 30 डिग्री। तो कह रहा है कि इस एरिया को निकालो, क्या दिक्कत है। इस एरिया को निकालने के लिए बोल रहा है हमसे, यही तो पूछ रहा है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है यानी कि दोनों सर्कल का सेंटर एक ही जगह है और ये बड़ा सा सेक्टर दिख रहा है आपको, एक छोटा सा सेक्टर आपको ये दिख रहा है जो कि यहाँ अंदर दिख रहा है आपको। तो कह रहा है कि सैडेड रीजन का एरिया निकालो, यानी कि इसका एरिया निकालो जो सैडेड किया गया है। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन तो यही है निकालने के लिए। तो सेक्टर का एरिया अगर तुम इस 30 डिग्री को ये पूरा रेडियस मान के निकाल दो तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। हमको तो केवल सैडेड वाला निकालना था, ये नहीं निकालना था। तो हम क्या मानेंगे कि हमारे पास 2 सर्कल है ना, एक बड़ा सर्कल जिसका रेडियस 3.5 है और एक छोटा सर्कल जिसका रेडियस 1.75 है। तो अगर हम छोटे वाला जो एरिया है छोटे वाले सेक्टर का उसका एरिया निकाल दें, अब बड़े वाला सेक्टर का एरिया निकाल दें, उसको घटा दें तो ये सैडेड रीजन वाला एरिया मिल जाएगा, है ना। तो सेक्टर का एरिया का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है θ/360 और पाई आर स्क्वायर। तो ये तो बड़े सर्कल का एरिया हम लिखेंगे। तो एक काम करो, बड़े सर्कल का रेडियस तो मान लो R2 3.5 जिसका वैल्यू है, और जो छोटा सर्कल है केवल इतना तक उसका रेडियस को मान लो R1 जो कि 1.75 दिया है। तो ये बड़ा एरिया का लिखे हैं तो पाई θ/360 पाई R2 स्क्वायर, फिर माइनस θ/360 पाई R1 स्क्वायर और ये R1 यहाँ पे होगा। अब देखो यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है वो क्या रखोगे आप 30 डिग्री रखोगे। तो एक काम करो θ/360 ले लो कॉमन, ले लिए, और पाई भी ले लो कॉमन। तो ब्रैकेट में बचेगा तुम्हारा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, क्योंकि θ/360 पाई तो हम कॉमन ले चुके हैं, रेडियस अलग अलग था, ठीक है। अब क्या करना है आपको वैल्यूज़ रखना है। तो थीटा का वैल्यू आप क्या लिख दोगे 30 डिग्री और यहाँ लिख दोगे 360 और पाई का वैल्यू रख दोगे 22/7। और यहाँ पे देखो इसमें एक दिमाग लगाओ, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला यूज कर लो। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के लिए यूज हो जाएगा A प्लस बी और इंटू A माइनस बी। तो आपको क्या करना है, सब वैल्यूज़ को बस प्लग इन करना है। इसको चाहो तो काट सकते हो, 0 से 0 कट गया, 3 कम 3 3 दूना के 6 कट गया, फिर 2 से काट दो, 2 6 के 12 हो गया और 2 11 हैं 22 हो गया, ठीक है। 2 6 के 12 हो गया, 2 11 हैं 22 हो गया, देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो अब देखिए और ज़रा इसको सिंप्लीफाई किया जाए, ठीक है। ये R1 है। अब चलो वैल्यूज़ रखो। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ऊपर में बचा 11 और नीचे में बचा 6 और गुने 7, 6 गुने 7 बचा। और R2 प्लस R1 के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा। तो R2 तुम्हारा क्या है 3.50 है और R1 क्या है 1.75 है। R2 और R1 को जोड़ोगे तो ये 5 होगा, 7 5 12 होगा, 3 और 1 4 और 1 5 होगा, यानी कि ये हो जाएगा 5.25। फिर अगला है R2 माइनस R1, यानी कि 3.50 में से 1.75 घटाना है। तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 4, 14 में से 7 गया 7 और ये हो गया 2 में से गया 1, 1.75। तो गुना में 1.75। अब ऑप्शन अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो सब बाई में है, तो दशमलव तो है नहीं। तो सबसे पहले क्या कर लो कि दशमलव से फ्री हो जाओ। अब दशमलव से फ्री होने का क्या तरीका है तो वो आपको मालूम होना चाहिए। तो 11 गुने 525 लिख दिए और 175 लिख दिए और डिवाइडेड बाई 6 गुने 7 था। इस दशमलव के लिए आप 100 बढ़ा दो क्योंकि 2 अंक है ना यहाँ, और इसके लिए भी 100 बढ़ा दो, 2 अंक है तुम्हारा, ठीक है ना। अब 25 से बहुत अच्छे तरह से कटता हुआ भी नज़र आएगा तुम्हें। वैसे तो ये 5 2 7 7 5 12 3 से कट रहा है, तो 3 दूना के 6 हो गया और 3 से इसको काटोगे तो 3 एकम 3 हुआ और 2 और 2 22 हुआ ना। तो 3 7 21 और 3 5 15 ये हो गया। 7 से भी ये कट जाएगा वैसे, है ना। कितनी बार में 7 से इसको काट सकते हो तुम, तो 7 दूना के 14 15 16 17 3 बचा और 5 7 5 35 25 बार में।
ठीक है ना, ये कट गया। ये याद रखना कि ये 2 बचा हुआ है, ठीक है। अब जो है ऊपर वाले रास्ते को मिटा देते हैं क्योंकि हमको काटना ही है केवल। तो अब जो है 25 से काटो, तो ये 25 चौके 100 हुआ। फिर ये देखो, ये 25 से कटेगा तो 25 चौके 100 कर दो, इसको 25 से काटोगे तो 25 साते 175। अब नहीं कटेगा, तो 11 और 7 का गुना होगा तो 11 साते 77 हो जाएगा। और नीचे जो है वो 2 4 4 तो चौके 16, 16 दूना के 32, यानी कि 77/32 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, 77/32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि tan थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। चारों ऑप्शन देखो सेक थीटा और कोसेक थीटा में दिया है। तो सेक थीटा और कोसेक थीटा में जाने के लिए आपको क्या करना है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है। तो आपके सामने tan थीटा नजर आ रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सबको आप क्या कर लो, साइन और कॉस में बदल दो। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और यहाँ पे आप बाई 1 कर सकते हो। फिर बीच में प्लस है, कॉट थीटा को क्या लिख दो आप, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन 1 माइनस tan थीटा को क्या लिख दो आप, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके, बाई 1। अब क्या कर लो, नीचे का एलसीएम ले लो, नीचे का एलसीएम ले लो, ऊपर को एज इट इज़ रहने दो। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा एलसीएम होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, है ना, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे आप, माइनस कॉस थीटा, फिर बीच में प्लस है आपका, फिर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अवेलेबल है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे एलसीएम लोगो क्या, कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा का, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये साइन थीटा ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जब कॉस ऊपर जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, लेकिन नीचे देखो क्या होगा कि ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो क्यों नहीं इसमें से नीचे से माइनस कॉमन ले लिया जाए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से। जैसे ही तुम माइनस कॉमन लोगे तो ये पलट जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर a माइनस बी हो और उसमें से माइनस कोई कॉमन ले ले तो वो b माइनस ए हो जाता है। तो अगर हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया है तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और इसके साथ इनटू में क्या रहेगा, तो ये वाला साइन थीटा, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब हम लोग एलसीएम लेंगे। अब क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम। तो यहाँ के बाद हम थोड़ा सा मिटाएंगे, आप प्रिंट कर लीजिए। चलिए अब यहाँ के बाद क्या करना है कि इस बड़े वाले नंबर का एलसीएम लेना है। तो यहाँ देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन नजर आ रहा है, और ये कॉस थीटा साइन थीटा। तो फाइनली एलसीएम क्या हो जाएगा, सबको एक एक बार लिख दो, साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब एलसीएम लेते समय देखना चाहिए कि कौन कट रहा है। ये कॉस कट जाएगा, कॉस से साइन माइनस कॉस कट जाएगा, ये बचेगा साइन, तो ऊपर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, फिर बीच में है माइनस, फिर यहाँ से साइन माइनस कॉस और साइन कटेगा, साइन माइनस कॉस और साइन कटेगा, कॉस बचेगा, उस कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में होगा, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ क्यूब थीटा। अब ये ऊपर ए क्यू माइनस बी क्यू नजर आएगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे, ए का क्यूब मतलब साइन क्यूब थीटा, और बी का क्यूब मतलब कॉस का क्यूब थीटा, तो ए हुआ साइन थीटा, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर आप क्या लिख दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये तो ए माइनस बी हो गया। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस ए बी मतलब, है ना, माइनस ए बी सॉरी प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और होल डिवाइडेड बाई क्या नजर आएगा आपका, तो साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ऊपर तो फार्मूला यूज हो गया, नीचे वाला बच गया, तो ये वाली कहानी इस वाली कहानी से कट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, है ना, अब प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 1। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1, यानी कि पहला ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा।
है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि इफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट ए कॉमा बी, बी कॉमा सी एंड सी कॉमा ए, है ना, इज ओरिजिन, मतलब ए बी और सी ये जो पॉइंट दिए गए हैं उसके सेंट्रोइड आपका 0 0 दिया हुआ है। तो बताना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या होगा, है ना। बताना है आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं जी, सेंट्रोइड का थ्योरी लगा दो आप। सेंट्रोइड क्या होता है आपका, फार्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3, है ना। तो ये आपको ओरिजिन दिया हुआ है, ये आपका ओरिजिन दिया हुआ है। तो ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y1 y2 y3 करोगे तो ये आपका y1 हो गया, ये y2 हो गया, y3 हो गया, सेकेंड एंट्री। तो b प्लस सी प्लस ए, b प्लस सी प्लस a/3, ये भी 0 होगा क्योंकि x कोऑर्डिनेट भी 0 ही दिया है सेंट्रोइड का और y कोऑर्डिनेट भी 0 ही दिया है। तो यहाँ से फाइनली आपका रिजल्ट आएगा केवल ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। याद करो एक फार्मूला होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू 3abc हो जाएगा यदि a प्लस बी प्लस सी 0 होता है। वो फार्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। व्हेन ए क्यू बी क्यू सी क्यू व्हेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc के इक्वल होता है, 3abc के इक्वल होता है। तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा करोगे, डी नंबर 3abc, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि 7/625 इज अ रेशनल नंबर देन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 8 विच टर्मिनेट्स एज, है ना। यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन सिंपल से है, आपसे पूछ रहा है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन को अगर निकालना है तो आप डिवाइड करने मत चले जाना 625 से, है ना, नहीं तो पागल हो जाओगे। क्या करना है आपको, 625 को हम लिख सकते हैं, अगर आप जानते हो तो 25 गुना 25 होता है ना, 625। तो 25 को हम 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। इसको भी हम 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि फाइनली हमको 4 ठो 5 मिला, ठीक है। अब इसमें करना क्या है आपको कि 4 ठो 5 है तो 4 ठो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अपने बाप का तो है नहीं है कि बस इधर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे, उसको बैलेंस भी करना होगा। तो 4 टू 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं जी, सब कट जाएंगे, फिर से वही क्वेश्चन लौट आएगा, ठीक है। तो ऐसे कर देंगे, उससे फ़ायदा क्या होगा कि ये 7 दूना के 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56 हो गया, और 56 दूना आपका हो जाएगा 6 दूना के 12, 5 दूना के 10 और 1 11, 112। और 112 के डिवाइड में हो जाएगा 5 दूना के 10, फिर 5 दूना के 10, फिर 5 दूना के 10, फिर 5 दूना के 10, यानी कि क्या है 10, 4 टू 0 बढ़ जाएगा जी, यानी कि 0.0112, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन 0.012, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमेशा याद रखना एक बात कि जितना 5 मिलेगा उतना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या जितना 2 मिलेगा उतने 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक 5 × 2 होने से 10 बन जाता है। और जैसे ही 10 बनेगा तो डिवाइड नहीं करना होता है, 4 को अगर 0 नीचे है तो 4 पॉइंट पहले डेसिमल को बिठा दिया जाता है, ओके। ये क्वेश्चन है आपका 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3 देन 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन। अब इसमें बच्चा क्या करेगा ना, ऐसे बनाएगा, पहले वो क्या करेगा कि cot थीटा को वो लिख देगा कि cot थीटा इज इक्वल टू 3/5, ये बिल्कुल सही आप कर दो। लेकिन उसके बाद जो है ना वो कहेगा कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस निकाल लेगा। उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी क्वेश्चन बन जाएंगे। और इसका हाइपोटेनस हमेशा याद रखना, है ना। हाइपोटेनस इसका थोड़ा अजीब आएगा, p² + b² यानी कि 3² + 5²। तो ये 9 हो गया और ये 25 हो गया, तो 25 और 9 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 34 √34। तो इसमें ज़्यादा तामझाम होगा, ठीक है। आप क्या कर लो कि इसका ना वैल्यू निकालना है आपको, यही ना वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। इसमें साइन है और कॉस है, जरा कॉट थीटा को देखो। कॉट थीटा में क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो क्या कर दो आप कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन थीटा से डिवाइड कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। यानी कि आप 5 sin थीटा देख रहे हो माइनस 3 cos थीटा देख रहे हो, साइन थीटा से डिवाइड कर दो, नीचे भी तुम साइन थीटा से डिवाइड कर दो, 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन साइन थीटा। इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा तुम्हें कि साइन थीटा जब डिनोमिनेटर में होता है तो cos बाई साइन बन जाता है cot, और cot थीटा का डायरेक्ट वैल्यू तुम्हें पता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना साइन थीटा को, इसमें भी और इसमें भी, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 5 क्योंकि साइन साइन कट जाएगा, माइनस 3 × cos बाई साइन। तो यानी कि आप क्या लिख दोगे 3 cot थीटा
और होल डिवाइडेड बाई क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो ये साइन से साइन कटेगा तो 4 बचेगा, फिर प्लस और कॉस बाई साइन फिर से कॉट, यानी कि 3 कॉट थीटा। अब क्या होगा कि डायरेक्ट आप वैल्यू प्लग इन कर सकते हो, 5 - 3 और कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ से 3/5, तो इंटू 3/5 बाई 1 लिख दो, यहाँ पे 4/1 लिख दो और बीच में आपका प्लस था, प्लस लिख दो, और 3 है और कॉट थीटा, तो कॉट थीटा फिर से 3/5 इंटू में, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम ऊपर का 5, ऊपर का एलसीएम 5, और ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 - 9, 3 × 3 = 9 है ना, और नीचे का एलसीएम भी 5 होगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 5 के 20 और प्लस 9, ठीक है, 3 × 3 = 9, तो 25 में से 9 गया तो 16 बचेगा, 16/5 और नीचे 29/5, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि 16/29 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 16/29, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट P -4,2 एंड Q 8,3 इन द रेशियो, यानी कि y एक्सिस ये जो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट है, ये दोनों लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट है, उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जब रेशियो पूछता है तो आप रेशियो को k:1 मानना है ना, P के तरफ से पूछा है, क्योंकि y एक्सिस को बोला है कि PQ किस रेशियो में बांट रहा है, y एक्सिस है ना, y एक्सिस जो है वो PQ को किस रेशियो में बांट रहा है, तो पहले P बोला है तो इसको k मान लेना, S/1 मान लेना। अब सेक्शन फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि इस k का मल्टीप्लाई उधर किया जाता है और इस 1 का मल्टीप्लाई इधर किया जाता है। दूसरी चीज़ कि y एक्सिस पे ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जब हम लोग लेते हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्यों 0 होता है अब आप खुद जानते हो, क्योंकि y एक्सिस में जब चलते हैं तो हम लेफ्ट और राइट नहीं चलते हैं, x में नहीं चल पाते हैं, तो पहला एंट्री x होता है तो वो 0 होगा। इसी बात का फ़ायदा हम उठाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आपका याद होगा x होता है ना, फार्मूला आपको याद होगा ना सेक्शन फार्मूला का, mx2 + nx1/n + n, तो k × 8 फिर प्लस 1 × -4, क्योंकि हम फर्स्ट एंट्री यूज कर रहे हैं, सारा फर्स्ट एंट्री पे टिक कर देंगे, k × 8 फिर 1 × -4, ये बता रहा है कि इसमें इंटू करना है, डिवाइडेड बाई k + 1, ठीक है। और ये किसके बराबर, तो x कोऑर्डिनेट के बराबर, तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट 0 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k + 1 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और ये है हो जाएगा 8k और -4, तो यानी कि 8k - 4 = 0, यानी कि k = 4/8, यानी कि 1/2, यानी कि 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा हमारा ये y एक्सिस। उसी तरह से अगर कभी x एक्सिस का पूछेगा तो x एक्सिस पे पॉइंट मान लेना x, 0, और सेकेंड एंट्री का यूज करना, क्योंकि पहला एंट्री तो x रहेगा x एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना, तो सेकेंड एंट्री का यूज करना सब में, y में, ठीक है, सब में, वो अगले क्वेश्चन में अगर रहेगा तब ऐसा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा है, कह रहा है कि इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x - y - k = 0 एंड 6x - 2y - 3 = 0 रिप्रेजेंट द इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ k। जरा सोचो कि ये दोनों इक्वेशन जो दिया गया है, अगर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब पहला लाइन भी यही और दूसरा भी लाइन यही, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन वाली कहानी हो जाती है। इस कहानी में हम लोग a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 लिखते हैं, तीनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, कोफिशिएंट्स का रेशियो, जब RHS 0 होता या दोनों कांस्टेंट RHS में होता, तो यह RHS 0 है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो ये 1, यहाँ x का कोफिशिएंट 6 है तो 1/6 = यहाँ y का कोफिशिएंट -1 मानेंगे और यहाँ y का कोफिशिएंट -2 मानेंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा -k और ये हो जाएगा तुम्हारा -3। अब तुम लाख कोशिश कर लो, क्या ये दोनों बराबर आ पाएंगे, क्योंकि ये 1/6 है और ये 1/2 है, कभी भी बराबर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर नो वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि कभी होगा ही नहीं ये बराबर, 1/6 1/2 के बराबर कैसे हो सकता है, जबकि तीनों बराबर होने चाहिए, तो ये बराबर नहीं आया, तो ये इक्वेशन यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नो वैल्यूज ऑफ k। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ x y है ना, द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x - 5y = 12 एंड 7x + 5y = 15 ये क्वेश्चन हमके बनाना है। तो कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट सेम नजर आ रहा है और एक माइनस है और एक प्लस है, सिंपल सी बात है, आप दोनों को ऐड कर दो,
इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, तो ये 2x और 7x क्या हो जाएगा 9x, ये माइनस 5y प्लस 5y कट जाएगा, और ये 12 और 15 हो जाएगा 27। ठीक है, तो x का वैल्यू हो गया आपका 3, 9 या 27। तो जो ऑप्शन में x बराबर 3 है पहले उसको देख लो। तो पहला नंबर ऑप्शन में आपका x बराबर 3 है, और दूसरा नंबर में भी x बराबर 3 है, c में नहीं है, तो c तो ऐसे ही गया। अब y को ज़रा चेक करते हैं। तो x का वैल्यू अगर 3 आ गया है तो पहले इक्वेशन को एक बार लिखो और उसमें इस x का वैल्यू को रख दो। तो 3 जब रखोगे तो 2 गुना 3 होगा माइनस 5y और इज इक्वल टू 12। 5y को तुम आरएचएस में भेज दो, प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 दूना के 6, 12 को इधर भेज दो, ये माइनस 12, यानी कि हो जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू 5y। तो 5 को इधर भेजोगे तो माइनस 6/5 इज इक्वल टू y, यानी कि y का वैल्यू माइनस 6/5 हो गया। तो y का वैल्यू माइनस 6/5 बी ऑप्शन में नजर आ रहा है, और y का वैल्यू हाँ, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसमें ही x बराबर 3 और y बराबर माइनस 6/5 है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो उसमें लिखा है कि इफ़ a 5,3 b 11,-5 एंड c नहीं बल्कि p कैपिटल P इज इक्वल टू 12, y आर दी वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, एंड राइट एंगल जो है वो P पे है। इन्होंने बोला है कि ये जो ए बी पी एक ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल P पे है। तो जैसे ही बोला कि राइट एंगल का वर्टिसेस है तो आप सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद क्या करना है आपको, ये राइट एंगल बन गया। अब राइट एंगल किस पे है, तो P पे है, तो ये P हो गया तुम्हारा कितना 12, y। फिर a और b कहीं रख लो, a को यहाँ रख लेते हैं 5,3 और b को यहाँ रख लेते हैं 11, -y। ठीक है, 5,3 हो गया, 12, y हो गया, और 11, -5 हो गया। तो कह रहा है y का वैल्यू निकालो। राइट एंगल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो p² प्लस b² के बराबर होगा। तो सबसे पहले तुम ab निकालोगे, यानी कि आप यही ना लिखोगे ab² बराबर क्या, ap का स्क्वायर और प्लस pb का स्क्वायर। तो ap का स्क्वायर क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला में अगर हम ab निकाले तो अंडर रूट लगता है, मालूम है ना। अगर हम बोले ab क्या होगा तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर ab का स्क्वायर निकालना हो तो अंडर रूट को नहीं लिखना चाहिए, बस इतना ही बात का ध्यान रखो। तो x2 माइनस x1 का मतलब क्या है, पहला एंट्री को पकड़ना चाहिए, x2 माइनस x1 हो गया, तो 11 - 5 का स्क्वायर। फिर y2 माइनस y1 का मतलब क्या है, -5 और -3, तो -5 हो गया y2 और माइनस का 3 कर दो, इसका स्क्वायर कर लो, ये हो गया y2 माइनस y1। तो इसका जो स्क्वायर है वो बराबर होगा किसके, इसके स्क्वायर के। तो अब AP में डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, तो इसमें आप x कोऑर्डिनेट में टिक करो, तो ये हो जाएगा 12 - 5 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y -3 का होल स्क्वायर हो गया। फिर प्लस, फिर में क्या लिखोगे प्लस। अब ये हो गया तुम्हारा BP, तो BP के लिए क्या करोगे, BP के लिए क्या करोगे आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर लो, तो इसे ही x2 मान लो, है ना, और इसे x2 y2 और इसे x1 y1, तो 12 - 11 का होल स्क्वायर, 12 - 11 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस y -5 कर दो, y2 माइनस y1, तो जब y1 लिखोगे तो उसमें खुद -5 है, तो ये +5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको क्या कर देना है, तुम्हें सब ऑपरेट कर देना है। तो 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना, 6 5 11 होता है, तो 6 बचेगा, तो ये 36 हो गया, प्लस 5 और 3 8 हो गया माइनस में, तो स्क्वायर करोगे तो माइनस गायब हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, 12 में से 5 गया आपका 7, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। फिर y -3 का होल स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर है ना, a - b का होल स्क्वायर यूज होगा, तो a स्क्वायर हो गया आपका, b स्क्वायर हो गया, यानी कि 3 3 9, और 2ab का मतलब 2 × y × 3, यानी कि 3 दूना के 6y। फिर 12 में से 11 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर a + b का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर मतलब 25 है ना, और 2ab मतलब 2 × y × 5, यानी कि 5 दूना के 10y। ठीक है, अब देख लो सब कटेगा जो काटो। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसे रीअरेंज करके सारा y स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा हमारा 2y² इधर, और y वाला टर्म को कलेक्ट करो, तो यहाँ से -6y और यहाँ से +10y, यानी कि प्लस का 4y बचेगा। ठीक है, और ये देखो 49 और 1 50, 50 और 25 हो गया तुम्हारा 75। ठीक है, 50। अब इसको हम जोड़ के लिख देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखो, हमने सब कैलकुलेट कर दिया, ये इक्वेशन आया 2y² + 4y - 16, फिर हमने 2 से डिवाइड किया, तो y² 2y और 8 हो गया। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आपको स्प्लिट कर देना है, तो ये देखो 8 है ना, तो 4 दूना के 8 होता है, तो ये 2 बीच में नज़र आ रहा है,
तो 8 का जो करोगे 2 और 4 आएगा, उसमें 2y प्लस में है, तो आप क्या कर दो, इसको ऐसे लिख दो y स्क्वायर प्लस 4y और माइनस 2y। तो 4 में से 2 गया 2y आ जाएगा, 4 दूना 8 भी आ जाएगा, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप y कॉमन ले लो तो y प्लस 4 होगा, माइनस 2 कॉमन ले लो तो y प्लस 2 चौके 8 होगा इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 4 हो गया और हो गया आपका y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू एक आया -4 और एक आया 2, यहाँ से 2 यहाँ से -4, तो y बराबर -4 और 2 ऑप्शन होगा। यानी कि आप ऑप्शन नंबर कह सकते हो सी ऑप्शन, है ना, -4 और 2, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, आप देख रहे हैं ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 14 सेंटीमीटर, ये पूरा स्क्वायर 14 सेंटीमीटर का है। तो अगर ठीक बीच से देखा जाए तो ये 7 और ये 7 माना जाएगा, क्योंकि पूरा साइड लेंथ 14 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है कि एंड ए पी डी एंड बी पी सी आर द सेमी सर्कल, ए पी डी सेमी सर्कल नजर आ रहा होगा आपको, और बी पी सी ये भी एक सेमी सर्कल है, ठीक है। द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन, अगर ये सेमी सर्कल है तो जो सैडेड रीजन आप देख रहे हैं कलरफुल रीजन, उसकी एरियाज को हमें निकालना है। बहुत आसान है, कैसे, इसका कोई फार्मूला नहीं होगा, और जब कुछ ऐसे एरियाज निकालना हो जिसका कोई फार्मूला डायरेक्ट नहीं पता हो तो उसको समझ लेना कि वो घटा के बनता है ना, सब्ट्रैक्ट करके। बड़ा एरिया में से छोटा एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो। सोचो कि अगर ये पूरे स्क्वायर का एरिया की बात करें, है ना, तो स्क्वायर का एरिया ए का स्क्वायर होगा, साइड का स्क्वायर, और अगर उसके स्क्वायर के एरिया में से ये जो 2 सर्कल दिखाई दे रहे हैं आधा आधा, तो एक पूरा कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, आधा सर्कल ऊपर आधा सर्कल नीचे। अगर दोनों सर्कल को हम घटा दें, दोनों सर्कल को अगर हम घटा दें पूरे स्क्वायर के एरिया में से, तो निश्चित रूप से ये सैडेड रीजन वाले ही एरिया बचेंगे। समझ रहे हो आप? तो ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक सर्कल का एरिया, क्योंकि ये जो सेमी सर्कल है वही सेमी सर्कल ऊपर भी है, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 कट जाएगा। तो एक्चुअली पाई आर स्क्वायर ही घटना चाहिए, क्योंकि आधा सर्कल ऊपर आधा सर्कल नीचे, तो एक पूरा सर्कल तो घटना ही चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे ए का स्क्वायर मतलब साइड, तो साइड का तो लेंथ है 14, तो ये 14 का स्क्वायर होगा माइनस पाई का वैल्यू 22/7, और आर का स्क्वायर मतलब यहाँ पे देखो रेडियस जो है ना ये पूरा डायमीटर का काम करेगा सेमी सर्कल का, तो रेडियस केवल ये 7 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये 7 का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7, तो एक 7 से एक 7 कट गया। 14 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना 256, सॉरी 256 बोल रहे हैं 196, 196 याद होना चाहिए आपको, 196 माइनस 22 में 7 का गुना करना है, 7 दुना के 14, 7 दुना के 14 और 1 15, घटा लो, 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 5 गया 4, 1 में से 1 गया 0, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि इफ़ ए कॉमा बी a1 कॉमा b1 एंड a1 माइनस a माइनस a1 b माइनस b1 इज़ कोलिनियर, है ना, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स जो है दिए गए हैं वो कोलिनियर है। तो a कॉमा b a1 b1 और a माइनस a1 और b माइनस b1 वर्टिसेस हैं आपके ट्रायंगल की मान लो, और अगर ये कोलिनियर होंगे तो इनके द्वारा जो एरियाज़ बनेगा वो 0 होगा। आपको एरियाज ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट बताए हैं कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनसे बनने वाला जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया 0 होता है, तो एरिया बराबर लिख देंगे 0। तो एरिया का फार्मूला हम क्या बताए थे, नया वाला आपको याद होगा, एक ब्रैकेट में पहला कोऑर्डिनेट लिखिए ए बी, दूसरा में आप यहाँ पे a1 b1 लिख दो, फिर प्लस दूसरे में आप क्या लिख दो, स्टार्टिंग a1 b1 से करो, फिर यहाँ एक अगला क्या लिखोगे आप, तो अगला कोऑर्डिनेट, तो a1 b1 के बाद कौन है a माइनस a1 और b माइनस b1, फिर प्लस, फिर अगला कोऑर्डिनेट क्या है आपका, स्टार्टिंग तो यही से होगा जहाँ से एंड होता है वहीं से स्टार्ट होता है, तो a माइनस a1 और b माइनस b1, और लास्ट कहाँ से होगा, जहाँ से शुरुआत हुआ है a कॉमा b से, और ये बराबर हो जाएगा 0। तो ये 1/2 को तो हम उधर भेज देंगे, 0 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा ab1 माइनस a1b, फिर प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करें आप, तो a1b माइनस a1b1, फिर माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, याद रखना। तो माइनस लगाओगे तो ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 टर्म है, तो ab1 और फिर माइनस a1b1 माइनस a1b1, ये ख़त्म। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो इसका इसमें करोगे तो ab, तो प्लस में ab हो गया, और माइनस a1b, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करना माइनस के साथ, तो एक ब्रैकेट भी लगाना मत भूलना, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में माइनस ऐसे करके, ये हो जाएगा कितना ab और माइनस ab1,
अब जो कट रहा है उसे काटो आप, ठीक है। ये आपका AB1 है, वेट कर लो 1 मिनट, ये AB1 है और यहाँ से देखो ये AB1, ये कट जाएगा क्योंकि अंदर में माइनस जाएगा तो ये कट जाएगा। फिर A1B है तो A1B यहीं से कट रहा है, A1B दिख रहा है, ये माइनस ये प्लस तो ये भी कट गया। फिर आप जो आ जाओ A1B1 को देखो, ये जब अंदर जाएगा माइनस तो माइनस माइनस प्लस A1B1 करेगा, तो प्लस है ये और ये माइनस है, कैंसिल आउट हो गया। अभी तक सारा कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, ये AB प्लस में दिख रहा है और ये माइनस जब ब्रैकेट में जाएगा तो माइनस से भी होगा, ये भी कट गया। फिर ये देखो ये माइनस A1B है और ये अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस AB1, ये भी कट गया। यानी फाइनली सारे चीज़ कट गए, है ना, सारे चीज़ कट गए। तो एक्चुअली कोलिनियर चेक नहीं करना था यहाँ पे हमें, कोलिनियर था तो बताना था कंडीशन। देखो एक मिस्टेक हुआ हमसे, यहाँ वाला जो क्वांटिटी वो कटेगा नहीं क्योंकि A1B है माइनस में और ये माइनस माइनस प्लस AB1 है ना। ध्यान से देखो आप, ये A में 1 लगा है और यहाँ B में 1 लगा है, यानी कि माइनस आप देख रहे होगे कि आपके साथ क्या होगा, ये माइनस A1B होगा और ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये होगा AB1 और ये बराबर हुआ 0, ये बराबर हुआ 0, ठीक है। तो इसको उधर भेज दो तो AB1 बराबर A1B होगा, यानी कि AB1 और बराबर A1B होगा, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा B, ठीक है ना, AB1 बराबर A1B, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग D को करेक्ट कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्लास 10th स्टूडेंट्स, ज़िंदगी में पहली बार आप असर्शन एंड रीजनिंग के MCQ करने वाले हैं, बिकॉज ऑफ CBSE ने टर्म 1 में आपको पहले ही बता दिया है कि 20 सिंपल MCQ पूछेगा, फिर 5 क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन के MCQ वाले पूछेंगे और 15 क्वेश्चंस आपको केस बेस्ड पूछे जाएंगे, है ना। एक केस दिया जाएगा जिसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, दूसरा केस दिया जाएगा जिसमें और 5 क्वेश्चन रहेंगे और तीसरा केस दिया जाएगा उसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे। हर केस में 5 क्वेश्चंस बनाना है। तो असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस आप पहली बार बना रहे हो, केस बेस्ड क्वेश्चन भी पहली बार बना रहे हो, तो सबसे पहले असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखते हैं कि करना क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके कंडीशन को पढ़िए, असर्शन एंड रीजनिंग के MCQs वाले। लिखा गया है कि फॉर क्वेश्चन नंबर 21 to 25 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल्ड assertion A and the other labeled reasoning R या reason R. Select the correct answer to these questions from the codes A, B, C and D as given below. नीचे 4 आपको कोड दिए गए हैं, A कोड, B कोड, C कोड, D कोड। यही आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक। माने सारे क्वेश्चन के यही आंसर होंगे, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन कैसे होंगे, एक असर्शन आपको देगा, एक रीजनिंग आपको देगा और 4 ऑप्शन देगा आपको। 4 ऑप्शन कौन से देंगे, यही वाला जो कोड बनाया गया आपको A, B, C, D। आपको इन्हीं में से कोई सही बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक के यही ऑप्शन है केवल। अब क्वेश्चन किस तरह के होंगे देखो, आपको आंसर आप देख लो। सबसे पहले तो आंसर क्या लिखा गया है, पहला A ऑप्शन में कोड में क्या लिखा गया है कि बोथ A एंड B आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है और जो रीज़न है वो असर्शन का बढ़िया एक्सप्लेनेशन कर रहा है। बी स्टेटमेंट है कि ए और रीज़न बोथ ए एंड आर इज़ ट्रू, माने असर्शन भी ट्रू, रीज़न भी ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन रीज़न जो है हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, दोनों ट्रू है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तीसरा है आपका कि असर्शन इज़ ट्रू, यानी कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ नॉट ट्रू, आर इज़ फॉल्स। और लास्ट है आपका असर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू। तो यही 4 ऑप्शन आपको सबके लिए मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे होंगे। लिखा गया है कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज़ 180 एंड 6, यानी कि 2 नंबर है आपका, उसका एलसीएम आपको एक 180 दिया है और उन्हीं 2 नंबर का एचसीएफ जो है वो 6 दिया गया है, ठीक है। फिर बोला कि एंड द वन ऑफ द नंबर इफ़ वन नंबर इज़ 30। इन 2 नंबर का जो मान लीजिए A और B लिया गया, उसमें से पहला नंबर आपको दे दिया गया 30। क्या दे दिया गया आपको, 30। देन द अदर नंबर इज़ 36। तो बोला कि दूसरा नंबर है वो 36 होगा। तो ज़रा बताओ कि 2 नंबर का A और B का एलसीएम अगर 180 और एचसीएफ 6 है और दोनों नंबर आपको दिया गया है, तो आप फार्मूला क्या जानते हो, रीज़न जो है वो सही है, ये तो कन्फर्म हो जाओ, क्योंकि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो दोनों नंबर का प्रोडक्ट हो जाता है A इंटू B, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एचसीएफ तुम्हारा हो गया 180 इंटू एलसीएम हो गया तुम्हारा 6 और A हो गया 30 और B हो गया 36, ठीक है। अब गुना करो इसका, तो ये 0 हो गया, ये 6 × 18 हुआ, 3 × 9 1 10 हुआ। इसका गुना करो तो 18 × 6 = 108, ये भी सही है। यानी कि असर्शन जो है वो ट्रू है,
अब रीजन पे आते हैं। तो रीजन तो भैया ये फार्मूला ही दे दिया गया है कि HCF इंटू LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो इसी से तो हम पहला बनाए हैं। तो इसका मतलब A इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, यानी कि आप कोड A को टिक करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड -4x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैव नो सोल्यूशन। ठीक है, मतलब ये जो इक्वेशन दिया गया है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन नहीं होने के लिए क्या कंडीशन होता है, लाइन पैरेलल होते हैं। और इस कंडीशन में आप कंडीशन लिखते हो A1/A2 इज B1/B2 बराबर होना चाहिए और ये बराबर नहीं होना चाहिए। यही हमारा नो सोल्यूशन का कंडीशन होता है। ठीक है, तो A1/A2 क्या है, 1/-4 है, क्योंकि यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ x का -4। B1/B2 क्या है, 2/-8 और C1/C2 क्या है, 5/11। तो जरा देखा जाए कि कौन कौन किसके बराबर है। तो ये -1/4 आएगा, ये 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये भी -1/4 ही आएगा। क्या ये बराबर है 5 के, तो नहीं, तो ये बराबर नहीं है, यानी कि ये सही ट्रू बात है, असर्शन जो है वो सही है। अब रीज़न पे आते हैं। रीज़न में आपको दिया गया है स्क्रीन पे कि इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन, देन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो भैया ये कहानी तो सही है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लेन तब माना जाता जब हमें कंडीशन ये दिया गया होता, क्योंकि नो सोल्यूशन का लिए कंडीशन हमारा मैंने असर्शन है। तो ये होता तो हम कहते कि सही है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन सही है और हमारा असर्शन भी सही है, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, क्योंकि बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है ना, बढ़िया लग रहा है क्वेश्चन, बहुत मजा आ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे। चलिए, तो अब जो है आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 23 दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A 4-1 and B -2, -3 into 3 equal parts are 2, -5/3 and 0, -7/3। इसका मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास एक लाइन AB है, इस AB लाइन को 3 इक्वल पार्ट में बांटिए पहले। तो 3 इक्वल पार्ट का मतलब ये लेंथ और ये लेंथ क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल होने चाहिए, तो अगर रेशियो की बात किया जाए तो 1:1 होना चाहिए, सब बराबर बराबर होना चाहिए। तो अगर ये 10 यूनिट होगा, ये भी 10 यूनिट होगा, ये भी 10 यूनिट होगा, तो जब 10 10 10 होगा तो जब काटोगे तो 1 1 1 हो जाएगा। तो इन्होंने बोला कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो कि डिवाइड कर रहा है ए बी को 3 इक्वल पार्ट में। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला पॉइंट तो यही ना है। तो इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है 2, -5/3 और 0, -7/3। ये असर्शन है। और रीज़न कह रहा है कि द पॉइंट्स विच डिवाइड्स ए बी द रेशियो 1:3 एंड 3:1 आर कॉल्ड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब एक बात और जानते, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन किसे कहते हैं, ये रीज़न है तुम्हारा, स्क्रीन पे आप देख रहे होगे। तो रीज़न जो कह रहा है वो ट्राइसेक्शन का डेफिनेशन दे रहा है, तो ट्राइसेक्शन का डेफिनेशन ये गलत दे रहा है। आप कहोगे ये कैसे, ट्राइसेक्शन ये पॉइंट है और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए केवल इस पर फोकस करो और इस पर फोकस करो और इस पर फोकस करो, इन तीनों पे। तो ये हो गया तुम्हारा 1:2, ये 1 और 1 मिल के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो 1:2 रेशियो में ये पॉइंट ट्राइसेक्शन किया। और अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो ये पॉइंट पे फोकस रहना और इस पॉइंट पे फोकस रहना। तो ये पॉइंट के लिए हम कह सकते हैं कि 1 और 1 हो जाएगा 2 और इस 2 ये हो जाएगा 1। तो इन्होंने बोला कि ट्राइसेक्शन को जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो 1:3 और 3:1 है, यानी कि गलत है, क्योंकि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के लिए आपको 1:2 लेना होगा, इधर से लोगे तब, और यहाँ अगर 2 लोगे तो इधर 1 लेना होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो हमारा बी मतलब रीज़न है वो गलत है। तो अगर रीज़न गलत है तो सोचो कि पहला मतलब अब करने की क्वेश्चन जरूरत नहीं है, अब यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपका ए कोड क्या था, ए कोड में था कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, और बी नंबर बी कोड में यही था कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू। भले वो एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा वो अलग की बात है। तो ये तो दोनों होंगे नहीं, क्योंकि दोनों ट्रू है नहीं, दूसरा गलत है, रीज़न गलत है, यानी कि सी ऑप्शन जो है, सी कोड आप मारोगे कि ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ द फॉल्स, क्योंकि बी फॉल्स था। अब 4 ऑप्शन में तो एक ही ऑप्शन सही है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वैसे अगर करना चाहते हो तो हम आपको बता देते हैं कि कैसे करोगे। तुम्हें ये चेक करना होगा कि ये जो पॉइंट दिया गया है 0, -7/3 वो आएगा कैसे। तो आप इसको क्या माने हो,
ये पूरे को आप माने हो, चलो पहले ये निकाल लेते हैं, ये 2 -5/3, ठीक है ना, ये आएगा कि नहीं। तो इसको पहले मान लो तुम x1 और y1। तो x1 को लिखने के लिए आप क्या करोगे कि इस 1 का मल्टीप्लाई दूर में करोगे, और ये हो गया है 2, ये हो गया है 2, इस 2 का मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे, 1 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 1 × -2 यानी कि ये हो गया, फिर प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2 × 4, और बाई m + n यानी कि 1 + 2, ये हो गया कितना आपका माइनस का 2 और प्लस का 8, और यहाँ पे हो गया 3। तो ये आंसर कितना आएगा, 8 में से 2 गया 6/3 यानी कि 2, 3 दूना के 6। तो जरा देखो ये पहला 2 आ रहा है ना, तो इसीलिए 2 आया। उसी तरह से y में अगर करना है तो y1 बराबर क्या लिख दोगे आप यहाँ का, तो सेकेंड एंट्री को यूज करो, ये 2 का गुना सेकेंड एंट्री में करो, इसमें सेकेंड एंट्री में, इसके सेकेंड एंट्री में, तो 2 का गुना -1 में, और फिर प्लस इस 1 का गुना उधर जब जाके करोगे तो वो -3 में होगा सेकेंड एंट्री में, तो 1 गुना -3 और डिवाइडेड बाई m + n यानी कि 1 + 2 यानी कि 3। तो ये कितना आएगा -2 और -3, तो -5/3 ये आपको दिखाई दे रहा है। उसी तरह से जब ये कोऑर्डिनेट निकालोगे तो आप इसको मानोगे 2, इसको मानोगे 2, और इस 2 में ये हो जाएगा 1, और ये 2 का गुना उधर, इस 1 का गुना इधर, और फिर ये निकालोगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएंगे आपके, ये मान लो, करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, इसमें असर्शन में लिखा हुआ है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ tan θ = 3/4 द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 3 यूनिट्स। बोला है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, तो राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले बना लें आप, ये आपका थीटा मान लीजिए, तो अगर tan θ अगर 3/4 है तो ये हो गया 3x और ये हो गया आपका 4x। तो जो लॉन्गेस्ट साइड आता है वो आपका क्या हो जाएगा, इन्होंने बोला है कि अगर ये 3/4 है तो लॉन्गेस्ट साइड जो है वो 5 यूनिट आएगा। 3 4 मानो, x मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया, और हाइपोटेनस को निकालने के लिए आप h² = p² + b² करते हो, तो h बराबर हो जाएगा √p² यानी कि 3² और प्लस 4², तो 16 और 9 25 यानी कि बाहर 5 आएगा, तो हाइपोटेनस तुम्हारा 5 आ गया, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 5 यूनिट तो आ गया। अब अगला रीज़न जो लिखा है वो लिखा है कि ग्रेटेस्ट साइड का जो होल स्क्वायर है, यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो यही तो हम किए हैं, यही तो हम किए हैं। तो इसका मतलब ये सही भी है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है हमारा स्टेटमेंट ए का, ठीक है। तो ए कोड जो है वो सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देखिएगा, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का। 5 क्वेश्चन हो गया ना 21 से 25 तक। असर्शन में लिखा है कि इफ़ अ वायर ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर इज बेंड इनटू द शेप ऑफ सर्कल देन एरिया ऑफ सर्कल सो फॉर्म्ड इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहा कि एक वायर है जिसका लेंथ हम मान लिए हैं कि 22 सेंटीमीटर है, इसको बेंड किया गया और एक सर्कल बना दिया गया जिसका एरिया आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये असर्शन सही है? रीज़न में इन्होंने बोला है कि सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। तो ये तो सही है, जो सरकमफरेंस है सर्कल का आप किससे बनाए हो, ये वायर से बनाए हो, तो वायर को ही ना गोल घुमाए हो, वायर को आप क्या किए हो, गोल घुमाए हो। इसका मतलब वायर का लेंथ ही सरकमफरेंस का लेंथ होगा, तो यानी कि ये तो सही है। तो 2πr बराबर क्या लिख दोगे 22 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ले लो और इंटू आर बराबर 22। तो ये 22 से 22 कट गया ना। तो रेडियस कितना आ गया तुम्हारा 7 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाता है πr², क्योंकि हो सकता है असर्शन गलत हो सकता है असर्शन गलत हो, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अगर 22 सेंटीमीटर के वायर को अगर एक सर्कल के शेप में बना दिया जाता है तो उसका एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो एरिया को हम देख लेते हैं, तो एरिया का वैल्यू 22/7 हो गया और रेडियस हमारा 7/2 हो गया। तो 7/2 का स्क्वायर है तो 2 बार गुना करोगे, तो ये 7 से 7 कट गया, ये 22 से आपका 11 बार में कट गया। तो एरिया क्या आ गया 11 7 77/2 आया ना, यानी कि 2 3 6 1 का 7 2 8 16 और 2 5 10, यानी कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया, जबकि इन्होंने एरिया को बोल दिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि असर्शन रॉन्ग है। तो अगर असर्शन रॉन्ग है तो कोड नंबर डी आंसर होगा, ए इज़ फॉल्स एंड बी इज़ ट्रू, क्योंकि बी ट्रू था, है ना। अब ये कहानी खत्म हो गई। अब आता है केस बेस्ड क्वेश्चन, तो चलिए अब उसको भी हम लोग लेते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग असर्शन रीजन के क्वेश्चन लेने के बाद अब हम लोग लेने जा रहे हैं केस बेस्ड MCQ। ये भी आप ज़िंदगी में पहली बार बना रहे हो मैथ्स में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं केस बेस्ड MCQ, उसमें क्या होगा कि एक डायरेक्शन होगा क्वेश्चन का, एक कहानी होगी, एक केस दिया जाएगा, उस केस से तुम्हें 5 क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा और 5 क्वेश्चन बनाने हैं।
तो ज़रा देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक आपको बनाने हैं और उसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार दिया जा रहा है। कह रहा है कि भूमिका विजिटेड टू हर एल्डर सिस्टर हाउस। भूमिका जो है वो विजिटेड मतलब देखना चाहती है अपने एल्डर सिस्टर के हाउस को। कहाँ से? फ्रॉम अ पॉइंट पी, जो कि पॉइंट पी पे खड़ी है। फ्रॉम अ पॉइंट पी, भूमिका कहाँ है? पॉइंट पी से अपने एल्डर सिस्टर के हाउस को देखना चाहती है। ठीक है। वेयर भूमिका वॉज स्टैंडिंग सोसाइटी गेट एंड बिल्डिंग कम इन स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। बोला गया कि वेयर भूमिका वॉज स्टैंडिंग, पी पे भूमिका खड़ी है। फिर आगे लिखा हुआ है कि सोसाइटी गेट जो है, ये है सोसाइटी का गेट, एंड जो बिल्डिंग है वो एक सेम स्ट्रेट लाइन में है। यानी कि इस यहाँ एक भूमिका खड़ी है, एक लड़की भूमिका जो है यहाँ पे खड़ी है इस पॉइंट पी पे। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि उसका गेट और जो बिल्डिंग है एकदम एक स्ट्रेट लाइन में। यहाँ गेट सेंटर की और सामने आप नहीं देखते हो कि जैसे हम कहीं पॉइंट पे खड़े हैं, एक गेट बड़ा सा लगा हुआ है, उस गेट से अंदर एकदम सामने घर दिखाई देता है, तो सामने बिल्डिंग है। यही बोल रहा है। जस्ट सिचुएशन ये ऑब्जर्व करना है कि हम यहाँ पे पॉइंट पे खड़े हैं, सामने एक गेट है और उसके सामने बिल्डिंग है, तो ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में मौजूद हैं। ठीक है। फिर बोला है कि बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो यहाँ पे दिया गया है कि पॉइंट पी से गेट की जो दूरी है वो 50 मीटर है ना। पॉइंट पी से गेट की जो दूरी है वो 50 मीटर है। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन 26 नंबर देखिएगा कि विच सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कैन बी सीन इन दिस केस इफ गेट एंड बिल्डिंग आर कंसिडर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। कह रहा है कि अगर गेट को और बिल्डिंग को एक स्ट्रेट लाइन में माना जाए तो ये कौन सा सिमिलैरिटी आप यूज कर सकते हैं। तो ज़रा सोचो कि एक ट्रायंगल कौन बना। आप इसको मान लो P मान लिए, इसको मान लो तुम K1 या G लिखा हुआ है तो इसको G की तरह समझना कि ये कैपिटल G है। ये आप मान लो H2, G2 मान लो, इसको मान लो क्या है ना, K मान लो या A मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो, A मान लो, B मान लो। ठीक है। तो कह रहा है कि दो ट्रायंगल आपका बन गया, PAG बन गया, एक PBG2 बन गया। तो कौन सा सिमिलरिटी यूज करना चाहेंगे? तो भैया ये खड़ा है ना और ये भी खड़ा है सीधा, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। साथ ही साथ ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे, क्योंकि ये लाइन अगर धरती के ऊपर परपेंडिकुलर है तो आपस में पैरेलल होंगे, है ना। यानी कि गेट और बिल्डिंग पैरेलल होंगे। ऐसा थोड़ी कि गेट ऐसा रहेगा या बिल्डिंग ऐसा रहेगा, तो पैरेलल हुए तो ये एंगल बराबर हुए। तो सीधा आपको नजर आ रहा है एंगल एंगल, दो एंगल, तो दो एंगल से एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो ऑप्शन में भी दिया है एंगल एंगल सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड, साइड 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 और एंगल साइड एंगल। तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा एंगल एंगल सिमिलरिटी। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ, क्वेश्चन नंबर 27, इफ द डिस्टेंस बिटवीन भूमिका एंड द गेट इज ट्वाइस एज मच एज द हाइट ऑफ द गेट, देन द हाइट ऑफ द गेट इज। भूमिका कहाँ पे खड़ी थी? तो भूमिका खड़ी थी आपका यहाँ पे। तो भूमिका से गेट का डिस्टेंस दिया है 50 मीटर, ये हमको पता है। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन भूमिका एंड द गेट इज ट्वाइस एज द हाइट ऑफ द गेट, द हाइट ऑफ गेट को तुम मान लो h। तो कह रहा है कि जो ये डिस्टेंस है वो ट्वाइस ऑफ h है, क्योंकि जो हाइट है गेट का उसका डबल है हमारा भूमिका से गेट का जो डिस्टेंस दिया गया है। तो भूमिका से गेट का डिस्टेंस 50 मीटर दिया है। तो अब हाइट ऑफ बिल्डिंग सॉरी हाइट ऑफ गेट जो है वो निकल जाएगा कितना, 2 को इधर भेजना होगा यानी कि 25, तो 25 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ भूमिका फ्रॉम बिल्डिंग इज 12 टाइम्स द हाइट ऑफ द गेट, देन द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द गेट एंड बिल्डिंग इज। क्वेश्चन को जरा समझिएगा। क्या लिखा है कि द डिस्टेंस ऑफ भूमिका फ्रॉम बिल्डिंग। तो एक काम करते हैं, भूमिका से बिल्डिंग का डिस्टेंस को कुछ मानते हैं। भूमिका यहाँ पे खड़ी थी, अब बिल्डिंग यहाँ पे था, तो इसके डिस्टेंस को हम मान लो x मान लेते हैं, है ना। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, तो ये हमारा x हो गया। द डिस्टेंस ऑफ भूमिका फ्रॉम द बिल्डिंग इज 12 टाइम्स यानी कि 12 गुना द हाइट ऑफ द गेट, और हाइट ऑफ द गेट आपका 25 मीटर आया हुआ है। तो हाइट ऑफ द गेट का मतलब 25 यहाँ पे कर दो, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 गुना के 50 और हुआ 5 हासिल, 25 से कम 25 और 5 30, यानी कि ये हो गया 300 मीटर। कहाँ से कहाँ की दूरी, भूमिका से बिल्डिंग की दूरी। तो इन्होंने ये नहीं पूछा है, बल्कि ये पूछा है कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ गेट एंड बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ गेट हो गया h और हाइट ऑफ गेट एंड बिल्डिंग, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ गेट एंड बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग को आप क्या मान लो, कैपिटल H मान लो, यानी कि आपसे स्मॉल h अपॉन कैपिटल H की कहानी पूछ रही है। तो देखो ये कहानी अगर पूछ रही है तो एक बात बताओ
कि ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। तो सिमिलरिटी कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं h बटे कैपिटल H का वैल्यू, अगर छोटा बड़े बड़ा लिखे हैं तो इधर 50 लिखेंगे, हॉरिजॉन्टली वाला रेशियो यानी 50 का ये डिस्टेंस का रेशियो पूरा के साथ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, एक छोटा वाला ट्रायंगल PAG एंड PPG, तो h अपॉन कैपिटल H के लिए आप 50 बटे 300 लिखोगे, क्योंकि आपका ये x डिस्टेंस आया हुआ है 300। तो आप इसको काट लो, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 छके 30, यानी कि रेशियो आ गया 1:6, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ये कह रहा है कि व्हाट इज द, थोड़ा सा वेट करें। अब देखो अगला इसमें क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन भूमिका एंड टॉप ऑफ द गेट, है ना, टॉप ऑफ द गेट टू द डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द गेट एंड द बिल्डिंग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन भूमिका एंड टॉप ऑफ द गेट। भूमिका यहाँ पे थी और गेट यहाँ पे था, तो गेट का टॉप ये हुआ, यानी कि आप इस रेशियो को, इस लेंथ को K1 मान लो, यहाँ से लेके यहाँ तक को K1 मान लिए। फिर बोला है और किसके साथ रेशियो लेना है, तो टू द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द गेट एंड बिल्डिंग, है ना, टॉप ऑफ द गेट एंड द बिल्डिंग। डिस्टेंस कहाँ से लेना है, गेट के टॉप से और बिल्डिंग के टॉप से। तो ये गेट का टॉप है और ये बिल्डिंग का गेट है, यानी कि आप K2 मान लो। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि K1 अपॉन K2 क्या होगा। तो यहाँ पे बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीज़ ये है कि K1 बटे अगर टोटल लेते तब रेशियो तुम्हारा 50 बटे 300 आता है, लेकिन K1 अपॉन अगर K2 लोगे तो आपको K2 के लिए आपको G2 निकालना पड़ेगा, G2 निकालना। ये 300 पूरा दिया हुआ है, याद है ना, ये 300 x का वैल्यू ये पूरा दिया गया है, तो ये अगर 50 है तो ये आपका 250 हो जाएगा, तभी तो 300 होगा। यानी कि ये जो रेशियो होएगा K1 बटे K2 वो 50 बटे 250 लिखोगे आप, 50 बटे 250, क्योंकि जैसा ऊपर रेशियो लिखते हैं वैसा ही नीचे लिखते हैं। तो K1 अपॉन K2 लिखोगे तो 50 अपन 250 लिखोगे, तो 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 50 25, यानी कि 1:5, 1:5 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का हाइट यानी कि कैपिटल H हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल H। तो कैपिटल H को निकालने के लिए आपको H अपॉन कैपिटल H का रेशियो मालूम होना चाहिए। तो H अपॉन कैपिटल H का रेशियो 1/6 आया हुआ था। दूसरा चीज़ कि स्मॉल h का वैल्यू आप पहले ही निकाल लिए थे यहाँ से 25, तो स्मॉल h का जो हाइट ऑफ गेट था वो हम पहले ही क्वेश्चन में निकाल लिए थे 25, तो ये 25 बटे कैपिटल H बराबर 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो h बराबर हो जाएगा 25 गुना 6, यानी कि 25 छक्का 150, 150 मीटर, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया। दूसरा केस बेस्ड क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी केस बेस्ड ही है, और इसमें भी केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है, एक केस के अकॉर्डिंग, और उस केस को पढ़ना है और 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या है जरा देखा जाए। तो कह रहा है कि आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 31 to 35 बेस्ड ऑन द फॉलोइंग केस, यानी 31 से 35 तक जो क्वेश्चन है एक केस बेस्ड क्वेश्चन है और उसको करना है आपको। कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन बी यूज टू मॉडल द शेप ऑफ मेनी आर्किटेक्चर, है ना, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। One of the example is in Berlin is shown here. Based on the above information, answer the following question. ये जो आप फिगर देख रहे हैं, एक घर जैसा या एक गेट जैसा जिसके अंदर एंटर करना है, उसमें केवल इस पे फोकस करिए आप। ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ होता है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ में एक्स एक्सिस को जहाँ हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट करता है वही जीरोज़ होता है, वही हमारा जीरोज़ होता है। क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस फॉर्म का होता है, तो आप कहते हो कि ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में होता है, यानी कि आप देखते होगे 2x² + 5x + 7 = 0 टाइप का होता है ना। तो सॉरी, बराबर 0 नहीं होता, बल्कि सिंपल ये होता है, बराबर 0 को छोड़ दिया जाए तब होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसका वैल्यूज़ को जब हम 0 करके x का वैल्यू निकालते हैं, वही x का वैल्यू जीरोस कहलाता है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो एक्चुअली में ये पोलिनोमियल जब हम मानते हैं तो ये f(x) माना जाता है, और हम लोग f(x) को मैथमेटिक्स में y मानते हैं, यानी कि फाइनली y बराबर आपका होता है 2x² + 5x + 7। तो ज़रा सोचो कि 2x² + 5x + 7 अगर 0 हो रहा है मतलब y 0 हो रहा है, और y 0 कहाँ होता है, सोच के देखो। क्योंकि पहला क्वेश्चन तो आसान है, दूसरा तीसरा चौथा जो है इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। y 0 का होना मतलब इसका रूट्स आना, तो y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस के ऊपर। x एक्सिस पे आप कहीं भी चल जाओ, x में तो कुछ ना कुछ होगा,
लेकिन y 0 हो जाएगा। तो वही x जो होता है ना उसको हम लोग अल्फ़ा मानते हैं। जो दो रूट्स आते हैं इसके, दो जीरोस आते हैं, वो अल्फ़ा और बीटा होते हैं। तो ये अल्फ़ा कॉमा 0 और ये तुम्हारा हो जाता है बीटा कॉमा 0। ठीक है ना। तो यानी कि बस इतना याद रखो कि अगर एक्स एक्सिस को कर्व हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है तो जहाँ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उतना जीरोस होता है। दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, दो जीरोस हो गए। अब इन्होंने बोला है कि इस इंफॉर्मेशन से ये जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31, उसमें ये बोल रहा है, आप बगल में देख भी रहे होगे कि एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के जीरोस बताइए। जीरोस आर, पहला ऑप्शन 1 माइनस 3 माइनस 1 2, दूसरा ऑप्शन सी ऑप्शन माइनस 3 4 और चौथा ऑप्शन 3 कॉमा माइनस 4। तो आपको बताना है कि इसके जीरोस क्या होंगे। तो जीरोस को निकालने के लिए कि वो एलसीएम ले ले, वो 2 आएगा। ये एक्स स्क्वायर लिख ले, माइनस एक्स लिख ले, माइनस 14 के 12 लिख ले, बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0 कर दो, क्योंकि 2 को उधर भेज दो। अब ये 6 दूना के 12 होता है, 4 तिया 12 होता है। तो ये माइनस एक्स लाना है और ये 4 तिया 12 भी हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x कर लो, माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से आपका अगर तुम फैक्टराइज करना चाहो तो तुम्हें नज़र आएगा x इंटू एक्स माइनस 4, फिर प्लस का 3 कॉमन ले लो तो x माइनस 4 अगेन इजकल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 4 एक आया और एक x प्लस 3 आया। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4, और यहाँ से माइनस प्लस 3 जाएगा तो माइनस 3, यानी कि 4 प्लस में और 3 माइनस में, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर इन द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर द पॉइंट्स वेयर इट्स ग्राफ। यही ना ग्राफ है। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कहाँ मिलता है? तो अभी अभी आपको बताए थे कि जीरोस हमारा जहाँ एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन होता है वही हमको जीरोस मिलता है। वही ना अल्फा होता है और 0 होता है। तो यहाँ पे हम क्या मार देंगे? ऑप्शन इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस। द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर द पॉइंट्स वेयर द इट्स ग्राफ इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, ए ऑप्शन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल व्हिच सम ऑफ जीरोस इज 0 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 2। क्या मतलब है इसका? 2 क्या है कि अगर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है और आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 दिया गया था तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 दिया गया था तो 2, तो 0 इंटू एक्स होगा तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2। डायरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 5 एंड माइनस 2 आर दियर जीरोस, है ना। आपको बोला है कि 5 एंड माइनस 2 जो है उसका जीरोस होना चाहिए और आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है। तो सबसे पहले तुम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस को निकाल लो। तो सम ऑफ जीरोस तुम्हारा क्वेश्चन का क्या है? तो इसमें दिया है जो क्वेश्चन, उसमें अल्फा और बीटा दिया है। क्वेश्चन नंबर अगर 34 की बात किया जाए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 5 एंड माइनस 2 एज दियर जीरोस, यानी कि अल्फा का वैल्यू 5 बोला है और बीटा का वैल्यू -2 बोला है। ठीक है। तो अब हम बोलें कि सम ऑफ रूट्स की बात किया जाए तो सम ऑफ रूट क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से फिर फार्मूला से भी देखेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा 5 और -2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस बीटा जोड़ोगे तो ये 3 ही आएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? दोनों का गुना कर दो तो 5 गुना -2, क्योंकि दोनों का वैल्यू दिया है तो ये -10। तो तुम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही बना लो ना। कैसे बनाते हो? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा यहाँ से? 3, तो 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है? -10, तो माइनस का 10 लिखो। यानी कि फाइनली आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -10 हुआ, यानी कौन सा ऑप्शन करोगे? तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x माइनस 15। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, वो हो जाता है आपका c/a। इस क्वेश्चन का c जो है वो आपका दिया हुआ है -15, तो ये हो गया ऊपर में -15। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वो है 1, यानी कि -15 जो होगा वही आंसर होगा, यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन 31 से 35 तक ये भी कंप्लीट कर लिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो भी आपका क्वेश्चन है वो भी केस बेस्ड क्वेश्चन है और ये प्रोबेबिलिटीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख रहे होगे, आपको बता रहा होगा कि डायरेक्शन आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 36 to 40 बेस्ड ऑन द फॉलोइंग केस। ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन है, 36 से लेके 40 तक क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन ये भी हुए, उसी तरह से करना है। क्वेश्चन को जरा पढ़ा जाए। कह रहा है कि राजेश
डिसाइडेड टू, है ना, राजेश डिसाइडेड टू फिशरीज नियर हिज हाउस इन अ पॉन्ड, यानी कि राजेश चाहता है फिश को पालना, है ना, फिशरीज़ का मतलब होता है फिश को पालना, अपने घर के नज़दीक एक पॉन्ड में, एक तालाब में। ही पुट्स 15 गप्पी फिश, 20 फ्लोअर हॉर्न फिश, 25 कोई फिश एंड 10 एंगल फिश इन पॉन्ड, यानी कि ये फिश का प्रकार है। 15 गप्पी फिश है, 20 फ्लोहर फिश है और 25 आपको कोई फिश है और 10 जो है आपका एंगल फिश है। टोटल फिश को गिनोगे तो वो है 70। ये कहानी दे दी गई। अब इस कहानी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस बनेंगे कम से कम 5, और उस 5 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि द टोटल नंबर ऑफ मेल फिश इन द एक्वेरियम इज 40। इस एक्वेरियम में मेल जो फिश है यानी कि पुरुष, मादा जो फिश है वो है 40। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ फीमेल फिश, टोटल 70 फिश है, इसमें 40 फिश को अगर मेल बोल दिया तो 30 ही फिश बचे फीमेल। तो फीमेल फिश को आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि नाउ ही सेलेक्ट अ फिश अ रेंडम, उस पॉन्ड में जितने भी ये फिश हैं उसमें से एक रेंडम हम फिश को सेलेक्ट करते हैं। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है ना, कि वो फिश क्या हो जाए, फीमेल हो जाए। तो भैया टोटल 70 फिश, 40 को मेल बोला है, तो 30/70, 0 से 0 कट गया, 3/7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन जो 37 है आपका, वो क्या है जरा देखा जाए। 37 में कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ फ्लोवर हॉर्न फिश, यानी कि जो सेलेक्ट किया गया है फिश वो फ्लोवर हॉर्न फिश आ जाए, फ्लोवर हॉर्न फिश आ जाए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फ्लोवर हॉर्न फिश कितनी है 20 और टोटल कितनी है 70, तो 20/70 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 2/7, 2/7, क्योंकि टोटल होता है ना, कोई भी फिश आ सकती है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम है 20, क्योंकि 20 तरह के फ्लोवर हॉर्न फिश है और टोटल आ सकते हैं कोई भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो टोटल 70 फिश है, तो 2/7, यही प्रोबेबिलिटी की कहानी होती है। 38 क्वेश्चन में बोला है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेलेक्टिंग अ कोई फिक्स, नॉट सेलेक्टिंग अ कोई फिक्स, यानी कि जो हम सेलेक्ट किए हैं वो कोई फिक्स ना आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कोई फिक्स कितनी है पहले ये बताओ। कोई फिक्स 25 है और टोटल फिश 70 है, तो कोई फिश न आने की प्रोबेबिलिटी के लिए आप क्या करो कि 70 में से सबसे पहले 25 घटा दो, तो 70 में से पहले 20 घटाओ, 70 में से 20 घटाओ, पहले 50 हुआ, 50 में और 5 घटाओ, 45 हुआ, यानी कि 45/70 ये हो जाएगा कोई फिश नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो 5 से कटेगा, तो 5 9 45 और ये हो गया 5 एकम 5, 2 और 0, तो 2 0 20, यानी कि 5 के 20, यानी कि 9/14, यानी कि 9/14, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग नाइदर एंगल फिश नॉर फ्लोहॉर्न फिश, यानी कि जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं फिश वो ना तो फ्लोहॉर्न हो और ना ही क्या हो, एंगल फिश हो। तो ज़रा बताओ कि एंगल फिश भी नहीं है और फ्लोहॉर्न फिश भी नहीं हो, तो एंगल फिश की संख्या कितनी है 10 और फ्लोहॉर्न की कितनी है 20, तो 20 और 10 30 फिश हमारी नहीं होनी चाहिए। तो इसके अलावा और कौन बच गया, गप्पी फिश बचा और कोई फिश बचा, तो वो दोनों मिलकर कितना होगा, ये टोटल फिश हमारा 70 है और ये 20 और 10 30 हो गया, तो यानी 40 फिश बचे, तो 40/70, ना ही इसमें कोई एंगल फिश आएंगे और ना फ्लोहॉर्न फिश आएंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा 4/7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं 40। कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ गप्पी फिश, गप्पी फिश आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो गप्पी फिश की संख्या 10 है और टोटल कोई भी आ सकता है 70, तो 1/7, यानी कि ऑप्शन नंबर नॉन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें 1/7 है ही नहीं कहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने एक पूरे सेट को कंप्लीट कर दिया। और अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा हो, सब कहानी समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ऐसा नहीं है कि अपने दोस्त को शेयर ना करें ताकि उसका मार्क्स ना आ पाए, है ना। आप सबको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस का भी हम बनाएंगे जस्ट एक और सेट इसी तरह के क्वेश्चंस का, ताकि आपका पूरी तरह से रिवीजन हो जाए एग्ज़ाम को जाने से पहले, ताकि आप 40 आउट ऑफ 40 करके आएँ। यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पे दबाना, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।